हेलो एवरीबॉडी, आपका मेरे चैनल डीजे वेदा में एक बार फिर से स्वागत है। नए लेक्चर के साथ मैं फिर आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। कल हम लोगों ने जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था थ्योरी वाइज। उसके में अगर कोई दिक्कत आता हो तो आप कमेंट में बताइए। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो मेरा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। आज इसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए। और अगर अच्छा नहीं लगता हो, कोई दिक्कत हो वीडियो में, अच्छा नहीं लग रहा हो, कोई मॉडिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि एसिड बेस और साल्ट वाला जो चैप्टर है ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ेंगे ओला फैक्ट्री नेचुरल एंड अदर टाइप ऑफ इंडिकेटर। जैसे एसिड बेस को हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं। उसमें से कुछ इंडिकेटर जो होते हैं, कुछ इंडिकेटर नेचुरल होता है, कुछ इंडिकेटर जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। तो वो सब इंडिकेटर यूज करते हैं कौन सा जो केमिकल है वो एसिड है, कौन सा बेस है, उसको पता लगाने के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस रिएक्शन विथ मेटल। मतलब एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए क्या है हमारा टॉपिक, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब किस तरह से जो क्या एसिड एंड बेस है वो किस तरह से कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कॉमन एसिड मतलब दोनों में कॉमन एसिड और बेस में दोनों में क्या कॉमन है इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में एसिड बेस रिएक्शन विथ वाटर के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इस चैप्टर का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या हम लोग जान जाएंगे। देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले जो एसिड और बेस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे घर में बहुत सारा ऐसा चीज़ हम लोग जो यूज करते हैं, कुछ का जो प्रॉपर्टी होता है वो एसिडिक होता है, कुछ का जो प्रॉपर्टी होता है वो बेसिक होता है, कुछ ऐसा होता है जिसका न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड होता है ना बेस होता है। देखिए, अभी एक पीएच स्केल होता है, उस पर बताया जाता है कौन सा एसिड, कौन सा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। तो ये देखिए 0 से लेके 14 तक ये स्केल होता है, ये पीएच स्केल है। इसमें क्या बताया जाता है कि इस तरह का मार्किंग रहता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड इसी तरह से 14 तक मार्किंग रहता है। इसमें क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जो होता है जो 7 से कम होता है, इधर जाने पे जो 7 से कम होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और जो 7 से इधर जाते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक नेचर का होता है। और जिसका एग्जैक्ट 7 होता है उसको अल्कलाइन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल। जैसे इसका सबसे अच्छा वो एग्जांपल है जो हम लोग वाटर, जो पानी हम लोग कंज्यूम करते हैं, वाटर H2O, उसका जो पीएच वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 7 के बराबर होता है, वो अल्कलाइन होता है। तो ये तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा था कि हम लोग किस तरह से एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि और इसका बस यहीं तक लिमिटेशन नहीं है कि जो सर्टेन टाइप ऑफ थिंग है, सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल है जो हमारे घर में हम डेली यूज करते हैं, उसका एसिड और बेसिक नेचर हमारे लिए जानना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे हेल्थ रिलेटेड इशू भी बहुत एसिडिक और बेसिक नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारा जो इंटायर बॉडी है, पूरे शरीर में जो है वो 7 से 7.8 तक जो पीएच वैल्यू है, इसी में हम सर्वाइव कर सकते हैं। कई बार किसी लोग को, कुछ लोगों का बहुत तबीयत ख़राब होता है तो इसका भी टेस्ट किया जाता है कि उनका पीएच वैल्यू शरीर का सही है कि नहीं है, वह ब्लड टेस्ट से पता किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये तो बता दिया कि हमारा जो सर्वाइवल होता है वो
7 से 7.8 के बीच में होता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारे जो लीवर में है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 1.4 टू 1.5 के अप्रॉक्स होता है। और जो लेमन है, नींबू है, उसका 2.2 से कुछ ऐसे ही 2.4 तक होता है पीएच वैल्यू। तो मतलब देखिए कितना ज़्यादा एसिडिक है। तो वहाँ ये जो सेक्रेशन होता है इसका 1.4 से 1.5 के बीच में एसिडिक पीएच वैल्यू होता है। बट हमारे सर्वाइवल के लिए जो एसिडिक होना चाहिए वैल्यू, रेंज बोलते हैं उसको, वो होता है 7 टू 7.8 तक ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। इससे इधर भी जाएंगे तब भी हमको डिजीज़ हो जाएगा बहुत सारा, इधर भी हो जाएगा। इधर तो कुछ हद तक चल भी सकता है, लेकिन इधर जाना खतरा से खाली नहीं है। तो देखिए किस तरह से एसिड और बेस के बारे में जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ सर्टेन केमिकल, जैसे आप केक भी बनाते होंगे तो उसमें क्या यूज करते हैं, खाने वाला सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो उसका भी यूज करते हैं। तो वो भी यूज करते हैं, वो भी क्या करता है, वो केक को फल्फी बनाता है, मतलब सॉफ्ट बनाता है। तो ये सारा जो एसिड बेस रिएक्शन का ही उसमें एक रिएक्शन होता है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, आपका केक है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। तो मैं इंट्रोडक्शन में सारा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ताकि इस चैप्टर के प्रति आपका क्यूरियोसिटी पैदा हो कि जो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका हमारे आसपास में किस तरह से यूज है। जैसे आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो वो बेसिक इन नेचर होता है, उसका बेसिक नेचर होता है। सुबह में आपका माउथ का एसिडिटी बढ़ा हुआ रहता है, उसके बाद उसको जब आप ब्रश करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करता है और दांत को डिके होने से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं फिर जब रिस्पेक्टिव टॉपिक में जाऊंगा तो ये सारा चीज़ें मैं डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि ये सारा इम्पोर्टेंस है एसिड एंड बेस पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। तो ये तो था एसिड एंड बेस के बारे में। इसके बाद देखिए ये तो था इंट्रोडक्शन कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं एसिड एंड बेस के बारे में। इसके बाद क्या होता है कि जैसे अब एसिड बेस तो ठीक है, लेकिन अब एसिड बेस को हम पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिटमस पेपर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लिटमस पेपर का यूज करते हैं। लिटमस पेपर का यूज करते हैं एसिड बेस को पहचानने के लिए कौन सा केमिकल है वो एसिड है और कौन सा जो केमिकल है वो बेस है। जैसे कि देखिए जो लिटमस पेपर रहता है वो इस टाइप का कुछ एक स्ट्रिप टाइप का रहता है और ये पर्पल कलर का रहता है, पर्पल कलर का रहता है। यानी देखिए जब ये इस चीज़ को इस मतलब लिटमस पेपर को जब हम डीप करते हैं, जिसका मतलब हमको पता करना हो गुण कि ये जो केमिकल है ये एसिड है कि बेस है, तो अगर रेड से ब्लू हो जाए, अगर रेड से ब्लू हो जाए तो बोलते हैं कि ये एसिडिक है। अगर रेड से ब्लू हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं कि एसिडिक है। तो इस तरह से एसिडिक का हम लोग पता करते हैं। उसी तरह से बेसिक का भी करते हैं, वो भी जैसे इनिशियल तो पर्पल रहता है फिर बाद में ब्लू से रेड हो जाता है, इस टाइप का इस टाइप से हम लोग उसको चेक करते हैं कि कौन सा बेस है कौन सा एसिड है। तो ये तो आर्टिफिशियल हो गया, ये तो आर्टिफिशियल हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं उसका यूज करते हैं। कुछ ऐसा जो है नेचुरल होता है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं जानने के लिए कि कौन सा चीज़ एसिड है कौन सा बेस है। उसमें सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ टर्मरिक। हमारे घर में जो हल्दी यूज होता है टर्मरिक, उससे भी हम पता कर सकते हैं कौन सा चीज़ एसिड है कौन सा चीज़ बेस है। तो अगर आपको एक एग्जांपल याद करना हो कि नेचुरल जो है नेचुरल इंडिकेटर में, तो सबसे अच्छा टर्मरिक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपका वाइट कपड़ा पे कभी भी हल्दी या कुछ करी वगैरह आप खा रहे हो वो गिर गया होगा, तो फिर जब आप धोने उसको जाते हैं तो धोते टाइम जब उस पर आप सोप लगाते हैं तो उसको देखिएगा कि वो रेड कलर में, ब्राउनिश रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो साबुन है वो क्या होता है, जो सोप यूज किया जाता है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो इसी को इंडिकेट करता है। तो जो टर्मरिक है इसको आप याद कर लीजिएगा, स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि टर्मरिक इज ए नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। इसको आप लिख लीजिए स्टार मार्क। जो टर्मरिक होता है वो एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है।
इसके अलावा देखिए ये तो लिटमस पेपर होता है, इसके अलावा भी कुछ होता है, एक और होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक केमिकल होता है, इसका भी हम लोग यूज करते हैं एसिड बेस पता लगाने के लिए। तो क्या क्या मैंने बता दिया, एक तो लिटमस पेपर से यूज करते हैं, दूसरा टर्मरिक भी है, ये नेचुरल है, और फिर एक मैंने क्या बताया, मिथाइल ऑरेंज। तो ये तीन चीज़ का यूज करते हैं तो हम लोग एसिड बेस का पता कर पाते हैं कि कौन सा जो मटेरियल है वो एसिडिक है, कौन सा जो केमिकल है वो बेसिक है। इसके अलावा देखिए ओला फैक्ट्री इंडिकेटर भी कुछ होता है, इसको आप नोट कीजिएगा कि ओला फैक्ट्री इंडिकेटर किसको बोलते हैं। ओला फैक्ट्री, जब भी ओला वर्ड आए तो समझिएगा कि वो स्मेल को इंडिकेट कर रहा है, मतलब सूंघने की क्षमता। हमारा ओला फैक्ट्री रिसेप्टर हमारे नाक के अंदर में रहता है। ओला फैक्ट्री रिसेप्टर होने के कारण ये डिफरेंट टाइप का जो स्मेल होता है उसको हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि स्वीटी स्मेल है कि सॉवर स्मेल है, कैसा भी, जो बहुत सारा का स्मेल होता है। जिसका ओला फैक्ट्री रिसेप्टर ख़राब हो जाता है उसमें स्मेल सेंस उस आदमी को नहीं लगता है। तो इसके लिए ओला फैक्ट्री इंडिकेटर में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है गार्लिक, लौंग जिसको लौंग भी बोलते हैं, और अनियन। ये सब ओला फैक्ट्री इंडिकेटर में ये सब सारे चीज़ यूज किया जाता है। मतलब देखिए इसका क्या होता है ना कि इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं वो एनसीईआरटी में एक्टिविटी में दिया हुआ, उसको आप जाकर पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ओला फैक्ट्री का मतलब यही होता है कि स्मेल सेंस हम किस तरह से एसिड और बेस के बारे में पता कर सके। तो ये था क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया कि इस चैप्टर के बारे में हम क्या पढ़ने वाले। दूसरा ओला फैक्ट्री और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में मैंने बात कर दिया। अब देखिए अब ये रिएक्ट किस तरह से करते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से रिएक्ट करता है एसिड मेटल के साथ। ये जो मैंने ओला फैक्ट्री वाला बताया और वो जो नेचुरल बताया है सब आप नोट करके पॉइंट में ज़रूर लिखिएगा। ये सारा क्वेश्चन कंपटीशन में भी कई बार आता है तो आपको आगे तक हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ों का आप एक नोटबुक ले लीजिए, जब भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ उसके बाद जब आप लिख लीजिए। और अगर मेरे साथ साथ में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए एसिड है, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखिए मेटल में क्या क्या हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ये सारे किस तरह से रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जांपल मैं देके बताता हूँ कि किस तरह से रिएक्ट करता है। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, जिंक के साथ रिएक्ट करके बना देगा Na2ZNO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका, मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ। मेटल किस तरह रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो इसके साथ अब देखिए क्या हो रहा है, ये इक्वेशन में लिखा हूँ, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस आप करिएगा क्योंकि बैलेंस करना मैंने बताया है। जब तक खुद से करिएगा नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो मेटल के साथ इस तरह से ये रिएक्ट करता है। क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे सोडियम जिंकेट बना दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो इसको देखिए इन कॉमन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन कॉमन देखिए कैसे लिख सकते हैं। ये क्या था, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, और ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया, एसिड प्लस मेटल, और फिर यहाँ पे प्लस ये क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो ये जो है क्या है, एक इसका जनरल रिएक्शन है। इन जनरल एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इसको आप जनरल रिएक्शन बोल सकते हैं, जिसमें क्या हो गया, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। तो इसको आप स्टार मार करके लिख लीजिए।
कोई भी एसिड हो जब मेटल के साथ, कोई भी एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनता है। उसके बाद देखिए साल्ट का मतलब सिर्फ वो टेबल साल्ट नहीं होता है, मतलब जो हम लोग सोडियम क्लोराइड जो हम लोग टेबल साल्ट के रूप में यूज करते हैं, साल्ट का मतलब अभी तक हम लोग ज़्यादा लोग वही सोचते हैं कि सिर्फ NaCl, वो नहीं। कोई भी जो इस तरह का रिएक्शन में जो बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। यहाँ पे क्या बन रहा है इसको लिख लीजिए आप, सोडियम जिंकेट। क्या है ये, सोडियम जिंकेट है। तो इस तरह से क्या हो गया ये, एक जनरल जो रिएक्शन का इक्वेशन होगा वो मैंने आपको बता दिया कि एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये सोडियम है, जो ये एसिड है वो किस तरह से कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओला फैक्ट्री मैंने बता दिया, एसिड बेस रिएक्शन बता दिया, इसको भी हटा देते हैं। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब ले लीजिए, सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, कार्बोनेट के साथ Na2CO3 ले लीजिए, Na2CO3, इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, HCl के साथ रिएक्शन कराइए, तो क्या बनेगा ये, HCl के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इस HCl के साथ देखिए ये क्या है, कार्बोनेट है और ये एसिड है, एसिड के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा सॉल्ट, NaCl सॉल्ट बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि ये कार्बोनेट है, ये आप याद रखिएगा। इससे पहले कार्बोनेट था तो हाइड्रोजन गैस, कार्बोनेट नहीं था, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, CO2। उसके बाद इसके बाद क्या था, हाइड्रोजन कार्बोनेट के NaHCO3, इसके साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा HCl तो फिर क्या बनेगा, ये भी वही बनाएगा, NaCl बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इन जनरल इक्वेशन में हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल इक्वेशन में देखिए इसको कैसे लिख देते हैं। देखिए इन जनरल इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। तो ये क्या हो गया अपना, ये जनरल हो गया रिएक्शन इक्वेशन। कोई भी अगर कार्बोनेट होगा, कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, जैसे CCO3, इसका भी आप रिएक्शन करा के देखिएगा एसिड के साथ, कोई एसिड ले लीजिएगा फिर देखिएगा उसको क्या होता है। तो ये जनरल इक्वेशन था, कार्बोनेट हो गया और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, H2O बना रहा है और क्या बना रहा है, CO2 गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये एक्वस फेज में रहेगा। उसके बाद ये क्या है, ये तो गैस है ही, गैस का तो मैंने सिंबल ही दिखा दिया। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें, दो चीज़ें मैंने बताया, क्या क्या बताया कि किस तरह से रिएक्ट करेगा। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं यहाँ पे यहीं पे चर्चा कर लेता हूँ। देखिए जो इसको क्या बोला जाता है, इसको NaHCO3 को आप याद कर लीजिएगा, इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, इसका कॉमर्शियल नेम जो है इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। मतलब खाने वाला जो सोडा होता है ना उसी को बेक में यूज किया जाता है, इसलिए बेकिंग सोडा बोला जाता है। और इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको NaHCO3 खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए होता क्या है ना कि देखिए अब इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं, जैसे आप केक बनाते हैं उसमें ये खाने वाला सोडा का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे देखिए अगर आपने केक बनाया ठीक है, केक इस टाइप का कुछ रहेगा ऐसे,
इस टाइप का रहेगा, ये बनेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जब इस जो आटा गूँथ रहे हैं या मैदा गूँथ रहे हैं उसमें जब बना रहे हैं, जब खाने वाला सोडा मिला देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हीटअप करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इस टाइप का बबल बनता है अंदर अंदर, छोटा छोटा फल्फी टाइप का। मतलब एकदम आपको बाद में जब केक को आप कट करके फिर खाते होंगे तो देखते होंगे अंदर बहुत एकदम पोरस स्ट्रक्चर है, बहुत सारा इस टाइप का आपको अंदर दिखेगा। तो किस लिए होता है, जब हम NaHCO3 को आटा के साथ मिलाते हैं, आटा या मैदा जो भी हो, जैसे भी आप केक तैयार करते हो, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, ये CO2 गैस रिलीज करता है। यही CO2 गैस क्या करता है, अंदर बबल बनाता है और फिर निकल बाहर की ओर स्केप कर जाता है। लेकिन वो बबल बना रहा, बबल बनने के कारण एक अंदर स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण केक है वो आपका बहुत सॉफ्ट होता है। कहीं भी जो सोडियम कार्बोनेट खाने वाला सोडा का जो यूज किया जाता है वो इसी रीजन के कारण किया जाता है कि वो जो खाने वाला जो सोडा यूज करने के कारण वो बहुत सॉफ्ट बनेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, वो हार्ड बनेगा। तो ये तो था एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताना चाहता था, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके बाद क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तो हो गया आपका। ये देखिए ये स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा। जब भी कार्बोनेट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, H2O बनाता है, CO2 गैस रिलीज होता है। तो ये इन जनरल इक्वेशन है, इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप कैसे एकदम आराम से समझ सकते हैं। देखिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बोलते हुए सुनते होंगे कि ये यार मुझे आज एसिडिटी हो गया है, मतलब मेरा खाने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि हमारे स्टमक में ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है डाइजेशन के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो ज़रूरत से ज़्यादा कई बार सेक्रेशन हो जाता है, मतलब उसका स्राव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो उस कारण से क्या होता है कि पेट में जो है वो एसिडिटी हो जाता है। तो एसिडिटी होने के कारण क्या होता है, पेट के अंदर हमको इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन फील होता है, जिस कारण से हम अपने आप को बीमार फील करते हैं। तो वैसे केस में क्या किया जाता है, एसिडिटी होने के बाद उसको क्या किया जाता है, हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं जो हम लोग अंट एसिड लेते हैं, अंट एसिड। ये क्या रहता है, MgOH का होल 2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जो ये अंट एसिड रहता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है अंदर जाके, और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। मतलब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ा हुआ था, एसिडिटी बढ़ा हुआ था तो उसको ठीक करना था, तो कुछ ऐसा सब्सटेंस देंगे, यहाँ पे एंटासिड देंगे। अब कोई भी जो सस्पेंशन लाइएगा बाज़ार से ख़रीद के, जो आपको 200-150 ml के बोतल में मिलता होगा, उसमें देखिएगा उसका फार्मूला आप कई बार पढ़ के देखिएगा। आप कभी भी इस तरह का जब परेशानी हो या घर में रखा हो तो आज ही पढ़ के देखिएगा, ज़्यादातर यही रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2। ये क्या करता है, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेसिक इन नेचर होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन होता है और अंदर में कुछ बेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो सॉल्ट बनता है वो फिर हमको रिलीज कर देते हैं, फिर हमारा वो फैकल मैटर के रूप में निकल जाता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दिया, लेकिन इसका जो जनरल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है, देखिए इसका जनरल इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, एसिड प्लस बेस तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर। अब इसको देखिए ऐसे, देखिए एग्जांपल के साथ देखिए, NaOH ले लीजिए और क्या ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले लीजिए। इसको रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। ये देखिए ये Cl जाएगा, Na से रिएक्ट करेगा
और ये वो H2OH बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड और बेस रिएक्शन कर रहा है। ये आपका इन जनरल इक्वेशन है, ये कभी फेल नहीं होगा। इस पर आप कोई भी एसिड रखिए, कोई भी बेस रखिए, तो बनेगा हमेशा एक सॉल्ट बनेगा, उसका एक और प्रोडक्ट निकलेगा, वो वाटर निकलेगा। तो ये एज ए फार्मूला हो गया कि जैसे आप सिलेंडर का फार्मूला पढ़ते हैं, तो उसे किसी रेडियस कुछ भी दे दे, हाइट कुछ भी दे दे, उसका यूज करके आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं जब आपको फार्मूला याद है। उसी तरह से एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इसका मैंने नीचे एग्जांपल भी दिखाया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है, ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर निकल गया। तो ये क्या हो गया, ये जो एसिड बेस रिएक्शन हुआ ना, इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से जो साल्ट और वाटर बनता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। इसका तो मैंने एग्जांपल भी एक बहुत अच्छा बताया कि आपके पेट में एसिडिटी हो जाता है, उसके बाद जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंज्यूम करते हो तो क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है, आपको रिलीफ मिल जाता है आपकी प्रॉब्लम से। अब देखिए, इसके बाद हमारा आज का टॉपिक जो है वो है, देखिए एक चीज़ मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जिसके कारण से आपको एसिड बेस के बारे में क्यूरियोसिटी पैदा होगा। अक्सर लोगों को मना किया जाता है, बच्चे को या बड़े सबको मना किया जाता है कि मीठा खाने के बाद आप कुल्ला कर लीजिए या ब्रश कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका दांत खराब हो जाएगा। उसके पीछे भी यही रीज़न है। जब आप एसिड बेस रिएक्शन जान जाइएगा, एसिड का सिग्निफिकेंस जान जाइएगा, तो आप आगे से जब भी कुछ मीठा खाइएगा तो कुल्ला ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका दांत खराब होने के चांसेस होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, देखिए जो हम लोग नॉर्मल शुगर कंज्यूम करते हैं, चॉकलेट आपने खाया, बाय द वे आपने ये क्या खाया, कैडबरी खाया या कोई भी खाया, छोटा सा टॉफ़ी भी खाया, तो क्या होता है, स्वीट इन नेचर होता है, मीठा रहता है। तो मीठा करने के लिए उसमें क्या शुगर यूज किया जाता है। तो शुगर का फॉर्मूला होता है ये, देखिए C12H22O11, ये है आपका शुगर का फॉर्मूला। अब देखिए इससे होता क्या है कि जब हम ये चीज़ खाते हैं तब मुंह में जब हम लोग इसको चबाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये हमारे सलाइवा से मिक्स होता है। सलाइवा से मिक्स होने के बाद क्या होता है ना, कि यहाँ से हमको H+ मिलता है, इसमें से ये तो H है ही, तो H+ मिलेगा। हमारे दांत के ऊपर एक लेयर होता है, उसको इनामिल बोलते हैं, इनामिल जो होता है हमारे दांत के ऊपर एक लेयर, लेयर ही नहीं इसको बोलिए, प्रोटेक्टिव लेयर बोलिए। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो हमारे दांत को बचाता है। जैसे ये स्किन क्या है, हमारे अंदर का जो भी चीज़ है उसका एक इसको भी आप प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हैं। पूरे बॉडी में एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करता है। वैसे ही दांत के ऊपर तो एक तरह से एक स्किन ही बोल सकते हैं। आपका दांत है ऐसा, अगर या तो इसके ऊपर एक इस टाइप का कुछ भी, जो भी दांत है उसके ऊपर ये एक बहुत महीन, बहुत पतला फिल्म रहता है, उसको इनामिल बोलते हैं। कई बार तो यही पूछा जाता है कि हमारे शरीर का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या है, तो दांत के ऊपर जो एनिमल है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसको कठोर भी बोलते हैं। तो ये हड्डी से भी ज़्यादा कठोर होता है। और ये इसका शायद इसका कैल्शियम सल्फेट इसका फॉर्मूला होता है, और थोड़ा सा इसमें कुछ और एक और कंस्टिट्यूएंट इसमें चेंज होते रहता है। तो देखिए होता क्या है, जब आप कुछ भी मीठा चीज़ खाए तो उससे H+ आता है। यही H+ जो है आगे वाले क्लास में मैं बताऊंगा। अभी और 3 क्लास ये चलेगा आपका एसिड बेस, तो कि H+ किस तरह से मतलब हमारे दांत को ख़राब करता है। तो मैं अभी ये बता दे रहा हूँ, तब जब आगे pH स्केल बताऊंगा उसमें भी मैं फिर एक बार डिस्कस करूँगा। तो वही क्या करता है, ये हमारे जो इनामिल रहता है ना, उस पर ये अटैक करता है। इसको क्या करता है, डिग्रेडेट कर देता है, मतलब धीरे धीरे करके इनामिल हमारा ख़त्म होता है। एक दिन में आपको दांत में दर्द या दांत में कीड़ा नहीं लगता है। बहुत लंबे समय तक आप मीठा खाते हो फिर आप ब्रश नहीं करते हो तो ऐसा होता है। ये खाली मीठा खाने से सिर्फ नहीं होता है, और भी आप कुछ भी खाए तो ग्लूकोज के फॉर्म में उसमें भी हाइड्रोजन होता है। इसीलिए बोला जाता है जब भी खाइए तो कूला कीजिए। तो उसके पीछे भी एसिड बेस रिएक्शन ही छिपा हुआ है, इसलिए इसको आपको रिलेट करके पढ़िए। इसीलिए मैं बीच बीच में एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको जो लेक्चर है वो बोरिंग ना लगे। सिर्फ रिएक्शन अगर मैं बताऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे लाइफ में उसका क्या यूज है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।
तो ये तो था कि चॉकलेट खाइए उसके बाद कुल्ला कीजिए, या रात में अगर खा रहे हैं तो ब्रश कीजिए, अदरवाइज आपके दांत खराब होने के चांसेस हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लिया। अब देखिए क्या है हमारा टॉपिक, कॉमन एसिड बेस रिएक्शन। कॉमन एसिड बेस रिएक्शन तो वही था जो मैंने अभी बताया था न्यूट्रलाइजेशन के बाद। न्यूट्रलाइजेशन उसमें क्या होता था कि कॉमन एसिड बेस में वाटर के साथ रिएक्ट करता था। देखिए अब क्या है, अब है देखिए लास्ट जो हमारा टॉपिक है ये है रिएक्शन विथ H2O। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी एसिड लीजिए, ठीक है, एसिड लीजिए और H2O से रिएक्ट करेगा, ये एक्वस, उसके बाद क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा इस तरह का कुछ, ये नहीं, ये तो इन्हें तो है नहीं, ये आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है, उसके साथ क्लोरीन ये आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे होता क्या है कि देखिए इस रिएक्शन को मैं समझाता हूँ होता कैसे है। ये देखिए यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो ये क्या करता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये क्लोरीन अपना क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, हाइड्रोजन प्लस होता है और H2O है। तो देखिए यहाँ पे ये भी कई जगह बुक में दिया हुआ कि H प्लस ये होता है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जब रहता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये जो है क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, इसको आप लिख लीजिए क्या है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसको तो जान ही रहे क्लोरीन आयन है। तो जब नॉर्मल ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, वाटर है, तो क्या बना, जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है प्लस एक क्लोरीन आयन हमको मिलता है। जब यहाँ पे कोई और एसिड रहेगा तो वो आयन मिल जाएगा, यानी बेसिकली बोलिए तो हमको H प्लस मिलता है वाटर के साथ। ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए कि जब भी वाटर के साथ कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो हमको H प्लस आयन मिलेगा। H प्लस आयन मिलता है, लेकिन H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करता है सॉल्यूशन के अंदर, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहता है, तो वो वाटर के साथ कंबाइन करवा के H3O प्लस बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये तो हो गया क्या, एसिड का। आप देखिए बेस का देखते हैं, बेस ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बेस में जैसे आप NaOH ले लीजिए, NaOH क्या करेगा, NaOH रिएक्ट करेगा, या KOH ले लीजिए, KOH प्लस H2O, तो इसके साथ ये रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH माइनस बन जाएगा, प्लस ये क्या बन गया, ये आपका देखिए KOH इसके साथ रिएक्ट कर गया तो AOH हो गया, इसके साथ और क्या बन जाएगा, K प्लस बन जाएगा, OH माइनस आपको मिल जाएगा, इस तरह का कुछ बनता है। तो ये क्या है, ये बेस है। इसी तरह से आप NaOH के साथ रिएक्ट करा के देख लीजिए, ये भी बेस है। तो जब आप रिएक्ट कराइएगा तो इस तरह का कुछ आपको मिलेगा, ये एक्वस फेज में रहता है, ये तो आयन है, ये भी एक्वस फेज में ही मिला हुआ रहेगा। तो ये तो था क्या, वाटर के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अब बेस जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो इस तरह का। अब एक और देख लीजिए, MgOH2 है, MgOH2 अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Mg2 प्लस बनेगा प्लस 2OH माइनस बनेगा। ये क्या है, ये भी बेस है, ये तो मैंने अभी बताया था। ये क्या बताया था, इसी को तो बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को क्या बोलते हैं, एंटासिड भी बोलते हैं। तो ये बेसिक इन नेचर होता है। बेस क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका H2O से रिएक्ट कर रहा है, H2O से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे H2O लिख दीजिए। उसके बाद ये H2O से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम प्लस 2 आयन बना और ये 2AOH बना। तो ये मैंने सब बता दिया कि आपका एसिड बेस रिएक्शन कैसे होता है हमारे जीवन में, उसका क्या यूज होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन से लेके इतना जो भी 7-8 टॉपिक था ये मैंने एक एक करके क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी इसका बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ये जो भी मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ ये टाइम कंस्टेंट के चलते मैं उसको बैलेंस नहीं करता हूँ। बैलेंस आप करके देखिएगा, अगर कोई आपको दिक्कत आता है बैलेंस करने में तो मैं फिर बता दूंगा आपको कि बैलेंस कैसे किया जाता है। जैसे देखिए अब एक दो कुछ कुछ तो बहुत ईजी है, उसमें बैलेंस क्या करना है। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन है, O2 है, अभी मिल के H2O बन रहा है, तो इसको बैलेंस करने में क्या है, सिर्फ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोजन 2 इधर भी, हाइड्रोजन 2 इधर भी, हाफ से हाफ किया तो हाफ से हाफ कैंसिल, तो H2 हो गया प्लस O हो गया, तो ये क्या बन गया H2। तो इस टाइप का होता है। और कोई भी देखिए जैसे NaOH देखिए प्लस HCl देखिए, तो ये क्या है, बेस है, ये एसिड है। अब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो मैंने क्या बताया था कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है, तो यहाँ पे तो NaCl ही बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ये तो जनरल है। अब यहाँ पे देखिए एक Na इधर भी है, एक Na इधर भी है, एक Cl इधर भी है, एक Cl इधर भी है, और क्या बचा, दो हाइड्रोजन इधर भी है, दो हाइड्रोजन इधर भी है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो ये तो खुद ब खुद बैलेंस है, इसमें तो कुछ लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने अपने सबसे फर्स्ट लेक्चर वाले 10th का जब मैंने स्टार्ट किया था उसके लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो बस उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। तो ये तो था एसिड बेस रिएक्शन का। अभी मैंने 1/3 पोर्शन आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हैं। कहीं कहीं जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप इग्नोर करके चलिएगा। वो अंडरस्टूड है कि वो टाइम कंस्टेंट के चलते थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ कि छोटा वीडियो हो और जो मैं इन्फॉर्मेशन अब तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आपको पहुँच जाए। सबसे बड़ी चीज़ है चैप्टर के प्रति मेरा मोटो ये है कि क्यूरियोसिटी पैदा हो कि जब एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे डेली लाइफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में उसका क्या यूज है। जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा उसको इसी तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि आपको एक क्यूरियोसिटी अंदर से लगे कि हाँ, आप जब भी आप जैसे आप सोप यूज कीजिएगा तो आपको दिमाग में आएगा कि ये बेसिक नेचर का होता है। जैसे आपको चींटी काट लेता है या हड्डा एक बड़ा वाला बिढ़नी होता है वो काट लेता है, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उससे वो उसमें क्या पाया जाता है, मेथनोइक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग मेथनोइक एसिड पाया जाता है, जिसका फार्मूला आता है CH3CHO। इस तरह का होता है फार्मूला। तो ये मेथनोइक एसिड का फार्मूला, इसको और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख के देख लीजिए। अगर बॉन्डिंग तो मैंने पढ़ाया है लेकिन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख लीजिए H जितना बोलिएगा उतना मैं ओपन करके बता दूंगा, जैसे आप बोलिएगा वैसे। ये तीनों जो मैंने लिखा है तीनों सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तो मैं ये बता रहा था कि जब आपको वो चींटी भी काटती है तो आपको दर्द होता है क्योंकि उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड बोथ आर सेम थिंग। तो वो दोनों उसमें क्या कीजिएगा, आप उस पर कुछ ऐसा चीज़ लगाइए जो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हो, उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो कई बार बोला जाता है कि आप उस पर थोड़ा सा साबुन लगाइए, 1-2 बार साबुन लगाइएगा तो थोड़ा सा रिलीज मिलेगा। पूरा तो नहीं मिल पाता है लेकिन थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि जितना एसिडिक नेचर का वो आप में वो फॉर्मिक एसिड छोड़ा है उसी उसी मैग्नीट्यूड का अगर बेसिक नेचर का आप कुछ लगाइएगा तो फिर वो ठीक होता है। ऐसे तो अगर चींटी काटता है तो कुछ देर बाद हमारे शरीर में जो इस तरह का मतलब अरेंजमेंट है वो खुद ब खुद दर्द कुछ देर बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये सारा चीज़ आपसे क्यों जुड़ा हुआ है, ये सब एसिड बेस का रिएक्शन का देन है। हमारा दांत जो मैंने बताया ख़राब होता है, हमारा सर्वाइवल भी 7 से 7.8 pH के बीच में होता है। हमारा जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है उसका भी pH मैंने बताया 1.5 के अप्रॉक्स होता है। लेमन जूस का 2.2 से 2.4 के बीच में होता है। तो ये सारा चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानिएगा, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसी के साथ साथ मैं वो जो आपके एवरीडे में यूज होता है उसको साथ में इसीलिए बताता हूँ कि आपको अच्छा लगे। फिर भी अगर कोई आपको अगर दिक्कत होता हो या कुछ मेरे से छूट जाता हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे से बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि लॉकडाउन में तो अभी कोचिंग वगैरह बंद है, तो वो ऑनलाइन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। और बस ये मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये एज ए हॉबी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ये मेरा हॉबी है कि मैं पढ़ाऊँ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो आप लोग इसको भी कोऑपरेट कीजिए और थोड़ा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो ठीक है, आज आज मैं यहीं तक अपना लेक्चर रखता हूँ। फिर कल वाले लेक्चर में जो जितना मैंने आज तक पढ़ाया इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी एसिड बेस जो सॉल्ट चैप्टर है वो अभी 1 या 2 क्लास और चले, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कार्बन का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।